Hi guys, so today we are going to do lecture number 24 which is about measurement of personality. तो बेसिकली हम इसमें ये बात करेंगे कि जो पर्सनालिटी होती है उसको आप मेजर कैसे कर सकते हो। और पर्सनालिटी मेजर करने के लिए हमने इसमें 4 फील्ड्स डिवाइड करी हुई हैं, जो कि है आपकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, साइको एनालिटिकल और प्रोजेक्टिव। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्टिव मेथड होता क्या है। ठीक है, मतलब ऑफकोर्स है हमने 4 फील्ड डिवाइड तो कर दी, बट सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से द सब्जेक्टिव मेथड्स आर दोज मेथड्स इन विच द इंडिविजुअल इज परमिटेड टू डिस्क्लोज व्हाट ही नोज अबाउट हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझे? मतलब कि जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें जो जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो वो इंसान अपने बारे में बता सकता है, जो उसने अपने बारे में ऑब्जर्वेशन करी है उस हिसाब से, या वो जितना अपने बारे में जानता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें पहला ही देखते हो जैसे कि है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है अपने बारे में, और ऑटो मतलब सेल्फ, कि आपने खुद, ग्राफी मतलब जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि आपने खुद के बारे में जो लिखा हुआ है उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और जो ऑटोबायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी मेथड इज यूज टू असेस पर्सनालिटी। और जो बच्चा होता है आप यहाँ पे उसको ऑटोबायोग्राफी को यूज करते हो। आप बच्चे को बोलते हो कि यू नीड टू राइट व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ, और उसके हिसाब से आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए हु गेव ऑटोबायोग्राफी मेथड, तो उसका आंसर है विलियम वुंट। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मेथड वाज गिवन बाय विलियम वुंट। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है सब्जेक्टिव में, दैट इज केस स्टडी। और अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है हु गेव केस स्टडी मेथड, सो द आंसर इज सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, और केस स्टडी क्या होता है? सो इन दिस मेथड जो केस हिस्ट्री होती है दैट हैज टू बी रीऑर्गेनाइज्ड एंड री रिटन फ्रॉम इन्फेंसी अप टू अडल्टहुड। और इस मेथड के हिसाब से जो पर्सनैलिटी होती है आप ये देख सकते हो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक में क्या सीन हो रखा है। मतलब कि जो बच्चा इन्फेंसी में था तब उसके क्या क्या हुआ है। केस स्टडी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री होती है। ठीक है, इसमें जो आपका जो एमएससी होता है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो इंक्लूड हो जाता है। जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो सब, मतलब बेसिक से कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कई कई टाइम पे जब कंसीव हो रहे होते हैं उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होती है, या जब बच्चा बाहर आ रहा है उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चा ज्यादा देर तक बीच में रह जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब उसके ब्रेन को प्रॉब्लम होती है। एमआर जो हो सकते हैं उससे, उसकी वजह से हेरिडिटरी का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो केस स्टडी में आप वो चीजें स्टार्टिंग से लेके एंड तक की काउंट करते हो टिल जितने में आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है, फिर थर्ड तो बहुत बेसिक इंटरव्यू मेथड है। और इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्शन वेयर द इंटरव्यू गिव्स द नीडेड इन्फॉर्मेशन वर्बली टू द इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन और वन टू वन सिचुएशन। ठीक है, आप किसी के साथ में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, या फिर आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हो उसके सामने आप वन टू वन कॉन्वो करते हो और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उसका आंसर देते हो। ठीक है, सो इंटरव्यूज भी आपके पता ही है आपको कितने तरीके के होते हैं, कि ओपन एंडेड भी हो सकते हैं या फिर क्लोज एंडेड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो व्हाट आर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स? So, anecdotal record is a detailed descriptive narrative record which is recorded after a specific behavior या फिर interaction। ठीक है, तो बेसिकली जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जो टीचर होते हैं वो यूज करते हैं सो एज टू प्लान द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और या फिर फैमिलीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या फिर इंसाइट देने के लिए जो भी बच्चे में डिले हुआ है या फिर जो बच्चा अचीव कर रहा है, और या फिर जो भी स्कूल में जो भी बच्चे से रिलेटेड जो उसकी बेसिक डीप इन्फो है उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स काफी सिस्टमैटिक होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है हर एक इंडिविजुअल की, जैसे कि जो हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है और जो भी उसके स्किल्स हैं और एटीट्यूड है क्लासरूम में, जो वट एवर इज रिलेटेड टू द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द स्टडी, उससे रिलेटेड वो सारा का सारा आपका जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। सो व्हाट आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स? तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आपके जो होते हैं दे आर यूजफुल एंड वेरी परमानेंट रिकॉर्ड्स विच इंक्लूड वेरियस इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, बट जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है इसमें जो रिजल्ट होते हैं डिफरेंट असेसमेंट के और जजमेंट के, जो टाइम टू टाइम आपने ले रखे होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ द स्टूडेंट, और जो भी आप जिसको पढ़ा रहे हो
उसके बारे में होता है, जबकि जो एनेक्डोटल होता है वो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट स्टोरी की तरह लिखते हो, ठीक है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो रिजल्ट होते हैं ऑफ डिफरेंट असेसमेंट, वाइल जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है इट इज बेसिकली एन ऑब्जर्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी बेसिक प्रोसेस जिसमें यू जस्ट ऑब्जर्व द पर्सन वट एवर ही इज ट्राइंग टू डू, या फिर आप उसका बिहेवियर जज करते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्जर्वेशन भी बहुत तरह का होता है जिसमें आप उसके साथ में इन्वॉल्व होते हो या फिर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके साथ में खेल के ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो ये आपके इंटरव्यू में मैंने कवर कर दिए थे। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जिसमें आपके पास में सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी होते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। वेयर एज इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यू गो विद द फ्लो, वट एवर द इंटरव्यू टेल्स यू अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आप उसी के बेसिस पे यू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो सब्जेक्टिव अप्रोच इज कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। सो द पॉइंट इज नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो जो ऑब्जेक्टिव अप्रोचेज होते हैं उसमें आपको हमेशा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा ऑफ कोर्स, और वो मेजर करेगा एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ वे दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जामिनर्स ओन बिलीफ, ठीक है। तो जहां पे आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप अपने जो इम्पोज प्री इम्पोज या आपकी जो परसेप्शन है उसको उस पर डालो, इम्पोज करो, और वो थोड़ा सा बायस हो सकते हो क्योंकि आप अगर किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो यू हैव सेट ऑफ एजम्पशंस अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। और अगर आपके अच्छे हैं तो आप उसी के बेस पे उसको पुट फॉरवर्ड करते हो, बट अगर नेगेटिव है तो आप उसके बेसिस पे करते हो, ठीक है। वेयर जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट काफी ज्यादा बेसिक होता है और उसमें आपका बायसनेस होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें सीधा सीधा आपको ये मतलब चूज करना होता है एक ऑप्शन की, टिक लगाना है सॉर्ट ऑफ। अब जैसे क्वेश्चनर है तो क्वेश्चनर मेथड में क्या होता है, so a questionnaire method is a research instrument which consists of a series of questions for the purpose of gathering information from the respondent। और इसको आप रिटर्न इंटरव्यू की तरह भी ले सकते हो या फिर ओरल इंटरव्यू की तरह भी ले सकते हो। दिस इंटरव्यूज कैन बी कैरिड फेस टू फेस या फिर बाय टेलीफोन या फिर कंप्यूटर वगैरह के साथ में ले सकते हो आप, ठीक है। Also, the questionnaire method can be classified as both quantitative and qualitative method. It depends on the nature of the questions। और अगर आपका जो questionnaire है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक एम और ऑब्जेक्टिव के साथ में है और टू द पॉइंट है, और मतलब कि जैसे राइट या रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और जबकि जो क्वेश्चनर मेथड है उसको आप थोड़ा सा इंटरव्यू मेथड की तरह भी मोल्ड कर सकते हो, तो ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने इसको क्वांटिटेटिव तरीके से यूज करा है या क्वालिटेटिव तरीके से, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव द सेकेंड मेथड विच इज इन्वेंट्री। So, a self-report inventory is a type of psychological test where a person fills out a survey या फिर जो क्वेश्चनर होता है without the help of an investigator, जिसका मतलब कि आपका जो बायसनेस है वो उसके ऊपर हावी नहीं होगा, सो वो अपने हिसाब से भरिएगा उसको। और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हैं अबाउट अ पर्सनल इंटरेस्ट, वैल्यूज, सिम्टम्स, बिहेवियर्स और ट्रेड्स या पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो जो ये एक इन्वेंट्री होती है इससे आप एक इंसान के बारे में जान सकते हो स्पेसिफिकली जो आपको पूछना है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही है कि आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करके आते हो। जैसे कि अगर आपको किसी का ये देखना है कि कौन कितना ज्यादा शाय है या कौन सी पर्सनैलिटी में फॉल कर रहा है, एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, सो द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल अरेंज वो वही डिफाइन करेंगे कि उन क्वेश्चंस में यही मिक्स हो गए। कुछ क्वेश्चंस उसमें से ऐसे होंगे जो इंट्रोवर्ट से रिलेटेड होंगे, कुछ एक्सट्रोवर्ट से और कुछ एम्बीवर्ट से, ठीक है। तो जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो उसके बाद में इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप अगले को बोलो कि हाँ भाई इसमें टिक कर। और अगर इन्वेंट्री में वो एक्सट्रोवर्ट क्वेश्चंस पे टिक करके आ रहा है, दैट मीन्स इट इज वेरी इजी फॉर यू टू से दैट द पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट। या वो एम्बीवर्ट्स पे क्लिक करके आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एम्बीवर्ट है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट इज MMPI। और MMPI की फुल फॉर्म क्या है? इट इज मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। सो इसमें क्या होता है, जो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और ये पर्सनालिटी ही असेस करता है, जो पर्सनालिटी के आपके ट्रेड्स हैं, और साइकोपैथोलॉजी में ये यूज होता है। और इट इज प्राइमरली इंटेंडेड टू टेस्ट पीपल हु आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेंटल हेल्थ या अदर क्लिनिकल इश्यूज, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है और इसमें आप पर्सनैलिटी ट्रेड्स पहचान सकते हो। और एज ए सेट की जिसको ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर है कि ये यूज होता है अगर किसी का मेंटल हेल्थ या अदर क्लिनिकल इश्यूज के रिगार्ड में थोड़ा
संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो ये उन लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 16 PF। सो 16 PF वॉज गिवन बाय रेमंड कैटल, और जो रेमंड कैटल थे उन्होंने इसको ट्रेड्स मेजर करने के लिए बनाया था इन साइकोलॉजी। और जो 16 PF, इसका PF का फुल फॉर्म है पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर, और इट मेजर्स द पर्सनैलिटी ऑन 2 हायरार्किकल लेवल्स, जो कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं। इसमें कैटल ने बहुत टाइम लगा के इसको बनाया था, और ये सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है। और 16 PF में, जो 16 PF है, इसमें सोर्स ट्रेट है 16 ग्लोबल फैक्टर्स, या फिर जिनको सोर्स ट्रेट कहा जाता है, जैसे कि वार्मथ, रीजनिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लाइवलीनेस, रूल कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी और विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टनेस, ये सब वगैरह। मतलब टोटल 16 ट्रेड्स उन्होंने निकाले, जिसमें पूरा स्टेंस को रॉस को डाल के, अगर आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा तो उसको निकाल के आपका आता है जो एक बेसिक की इंसान कैसा है, और उसका कौन सा जो ट्रेट है वो ज्यादा है, कौन सा ट्रेट कम है। और ये जो 16 PF है, इसीलिए ये एक क्लिनिकल टेस्ट है विद नॉर्मल रेंज मेजरमेंट ऑफ एंजाइटी, एडजस्टमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी और जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जो अपना बेसिक ह्यूमन नेचर है उसको मेजर करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, रेटिंग स्केल। सो जो एक रेटिंग स्केल होता है, दे आर बेसिकली यूज टू रेट द वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एडजस्टमेंट, इमोशनल इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क, ये सब वगैरह। ठीक है, तो रेटिंग स्केल में भी आपका यही सब है, जो भी आपके ट्रेट्स होते हैं बेसिकली उसको मेजर करने का काम आता है, क्योंकि ट्रेट से ही आपकी पर्सनैलिटी जज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चेकलिस्ट है। तो चेकलिस्ट आर वेरी केयरफुली प्रिपेयर्ड लिस्ट दैट कैन बी एम्प्लॉयड टू कलेक्ट डाटा अबाउट अ पर्सन। सेम। फिर है आपका सोशियोमेट्री। सो सोशियोमेट्री आपका जो एक सोशियोग्राम होता है उसके यूज से चेक करते हैं कि एक इंसान कितना ज्यादा सोशिएबल है, और उसकी जो सोशियबिलिटी है वो किस हद तक है, मतलब वही इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा, और या फिर अगर वो सोसाइटी में बाहर जा रहा है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड विच मेजर्स द सोशल रिलेशनशिप, कि आपकी जो सोशल रिलेशनशिप है वो कितनी अच्छी है। और दिस वॉज डेवलप्ड बाय जैकोब एल मोरेनो और हेलन हॉल जेनिंग्स ने। अब हम आते हैं साइको एनालिटिकल मेथड्स पे। सो व्हाट आर साइको एनालिटिकल मेथड्स? तो साइको एनालिटिकल आपका साइको एनालिसिस से बना है, और साइको एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड थेरेप्यूटिक मेथड्स, जिनका जो काम है उसका ओरिजिन हुआ था सिगमंड फ्रॉइड की मदद से। ठीक है, तो साइको एनालिसिस बेसिकली वही जो आपका खोपड़ी है उसको एनालाइज करते हैं, और जहाँ पे फ्लूइड की बात आती है तो वहां पे आपका इड ईगो सुपर ईगो आ जाता है, जो आपका सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस है उसको एनालाइज करते हैं। और जो ये दोनों टेस्ट है इसमें होता भी यही है। जो ड्रीम एनालिसिस होता तुम समझ ही जाओ, जो तुम्हारा ड्रीम होता है उसको एनालाइज करते हैं, और ऑफकोर्स ड्रीम आप कॉन्शियसली तो देखते नहीं हो, सबकॉन्शियसली ही जो आपके ड्रीम्स है वो आते हैं, और उसको वो एनालाइज करते हैं कि जो सेट ऑफ ड्रीम्स हैं कि आप उसको नोट करते हो, कि जैसे आपको उन्होंने बोला कि ठीक है 2 हफ्ते सो, और जो आपका ड्रीम आ रहा है आप उसको नोट डाउन करो, और उसके बाद में जैसे जैसे ड्रीम आया तो उसको वो एनालाइज करके आपका एक ओवरव्यू तैयार करते हैं कि अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप किसी चीज से डर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आपको वैसे गिरने का सपना आ रहा है, मतलब भाई जैसे ड्रीम, हर ड्रीम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो वो यहाँ पे वो ये करते हैं। ठीक है, और जो फ्री एसोसिएशन टेस्ट होता है आपका, उसके लिए जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है उसको वो चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको एक जो पेशेंट है आपको उससे बात करनी है, और जो पेशेंट होता है ही विल टॉक अबाउट वट एवर कम्स इन टू देयर माइंड। ठीक है, फ्री एसोसिएशन का मतलब यही है कि वो खुल्लम खुल्ला, मतलब जो उनके दिमाग में आ रहा है आप उनको मौका देते हो बोलने का। ठीक है, तो जो भी उनके दिमाग में आ रहा है एक वर्ड या एक आइडिया, और उसके बेसिस पे आप उनको एक मतलब हिंट दोगे वर्ड या आइडिया की, और जो पेशेंट होता है उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है विद द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू देयर माइंड। ठीक है, और इससे ये पता लगता है कि उस वर्ड को, जैसे अगर किसी ने अपना लव वन लॉस हुआ है, तो अगर आप बोलते हो फैमिली, तो वो सीधा का सीधा स्टार्ट हो जाएंगे कि अरे यार मेरे साथ ये हो गया, मतलब मुझे बुरा लगा, मेरा फैमिली में इनका लॉस हो गया और मैं बहुत दुख हो रहा है इस बात का। ठीक है, और अगर कोई भी एक चीज होती है, मतलब वो उसको हमेशा जो अनकॉन्शियसली उस चीज को उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे आपको उस बात को पकड़ना होता है कि ऐसी कौन सा वर्ड है जिसपे वो बहुत ज्यादा मतलब पॉज ले रहा है, या अगर वो बताना नहीं चाह रहे तो, और या फिर वो टूट टूट के वो अपनी बात बता रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कुछ छुपा रहा है या फिर वो बता नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आपको वो चीज खोजनी होती है। ठीक है, और यहीं पे आपको देखना होता है कि अगर वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग पॉज ले रहा है, दैट मीन्स कि वो आपका स्ट्रांग क्लू होता है एज अ काउंसलर, कि आप चेक करो कि जो क्लाइंट है
वो कुछ ना कुछ उसका कोई एक रिप्रेस्ड आइडिया है, या उसके सबकॉन्शियस में अनकॉन्शियस में कुछ वो ऐसा छुपा के बैठा है जिसको वो बाहर लाना नहीं चाह रहा, जिसको वो कुदेरना नहीं चाह रहा, जो कि मेन उसका मुद्दा है। ठीक है, और जो भी बेसिकली जो स्ट्रेसफुल मेमोरीज वगैरह होती हैं वही सब। ठीक है, और जो ये साइको एनालिटिकल अप्रोच है, जैसे कि मैंने इसमें बोला, क्योंकि इसमें सिगमंड फ्रॉइड का हाथ है, तो ऑफकोर्स जो आपका अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, सबसे ज्यादा उसी पे काम होता है। इसके अलावा एक फ्रूडियन स्लिप होता है, वो भी होता है एक, जो इसका टाइप होता है। उसमें क्या होता है, आपको एक फॉर एग्जांपल मान लो एक जो आपको न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको लेक्चर दे रहा है, और जिसमें हमको वो बोल रहा है कि हमको हमेशा बेस्ट ब्रेड खानी चाहिए, बट उसके बजाय ब्रेड बोलने के बजाय वो बेड बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रूडेन ये बोल रहे थे कि जो स्लिप ऑफ टंग होती है वो भी एक इनसाइट प्रोवाइड करती है जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वहां पे एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, और एवरी बिहेवियर इंक्लूडिंग स्लिप ऑफ टंग इज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से जो बिहेवियर होता है दैट इज डिटरमाइंड। ठीक है, सो ऑफकोर्स ये होता है जैसे कि अगर जब स्लिप ऑफ टंग है, तो स्लिप ऑफ टंग जब भी आपका होता है तो हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और वो चीज आपके मुंह पे आ जाती है। ठीक है, तो ये एक और मेथड होता है, आप इसको लिख लो, फ्रूडियन स्लिप, बेसिकली स्लिप ऑफ टंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट, विच इज प्रोजेक्टिव मेथड। सो प्रोजेक्टिव मेथड्स में क्या होता है, दिस टेक्निक्स बेसिकली एनेबल अ सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट हिज इंटरनल फीलिंग्स, एटीट्यूड, जो भी उसकी नीड, वैल्यूज, विशेज वगैरह हैं, टू एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए इनको हम प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं। वो बेसिकली जो भी आपका अंदर होता है आप उसको बाहर प्रोजेक्ट करते हो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और इन अ प्रोजेक्टिव टेस्ट सिचुएशन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स फ्रीली टू रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड बट स्टैंडर्ड सिचुएशंस टू विच ही और शी इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल रॉशैच इनक्लॉट टेस्ट की। ठीक है, तो इस टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हर्मन रॉशचैक इन 1921, और इसमें क्या होता है 10 इरेगुलर इंक ब्लॉट्स होते हैं जो साथ में लग रखे होते हैं व्हाइट बैकग्राउंड में, और हर एक इंक ब्लॉट में शोन होता है एक फिक्स नंबर ऑफ वेज, और टेस्टी को बोलना होता है कि उसने क्या देखा है। ठीक है, बेसिकली जो इंक ब्लॉट होता है मतलब कि इंक के धब्बे उसमें लग रखे होते हैं, और वो इरेगुलर होते हैं। ऑफकोर्स जो इंक का धब्बा है वो इरेगुलर ही होगा, और एक व्हाइट बैकग्राउंड में वो डाल रखे होते हैं। और जो टेस्टी होता है मतलब जिसको आप खड़ा कर रहे हो सामने, आप उसे ये पूछते हो कि आपको उसमें क्या दिख रहा है, तो आप इस तरह से उनके अनकॉन्शियस में टैप करने की कोशिश करते हो कि उसके अनकॉन्शियस में क्या चीज है और वो उसको उधर कैसे जोड़ रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखते हो। और उसके बाद आता है आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी। सो टीएटी वाज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मरे इन 1935, और इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स द सब्जेक्ट टू लुक एट द पिक्चर एंड इंटरप्रेट बाय टेलिंग इट अ स्टोरी। जो आपका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बचपन में आप करते थे कि एक फोटो बनी हुई है, आपको उस पर 5 लाइनें लिखनी है, सेम इसमें भी वही होता है। इसमें फिर वो आगे उनको ये बोलने के लिए भी उकसाते हैं कि बताओ कि आपको ये इवेंट क्यों हुआ होगा, या फिर इस इवेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कैसे इवेंट खत्म हुआ या स्टार्ट हुआ होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका सीएटी विच इज चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय लियोपोल्ड बेलाक, और दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 पिक्चर्स विच आर मेंट फॉर द चिल्ड्रन, जिनका एज ग्रुप होता है 3 से 10 साल का। और इसमें क्या होता है, दे आर शोन द पिक्चर्स वन आफ्टर अनदर, और उनके जो रिएक्शंस होते हैं या रिस्पॉन्सेज होते हैं आप उसको नोट करते हो और उसके बाद में उसको इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, इसी के साथ में फिर वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंपाइलेशन, पिक्चर एसोसिएशन भी ऐसे ही है, जिसमें सेम आपको कुछ ना कुछ वर्ड देते हैं, सेंटेंस देते हैं, पिक्चर्स देते हैं, और उससे आपको बोलते हैं कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है या क्या आप कंक्लूड करना चाह रहे हो, और आपका जो अनकॉन्शियस है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका सेंटेंस में आ जाएगा कि आई एम वरीड ओवर व्हाट, तो उसमें आपका गैप दे रखा है और आपको वहां पे फिल करना है। सो उससे आप वहां पे भरोगे कि आई एम वरीड ओवर दिस, आई एम वरीड ओवर दैट, या फिर आई फील प्राउड व्हेन डैश, माई होप इज डैश, आई एम अफ्रेड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें चलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑफकोर्स ये तो हमने पढ़ लिया, ऑफकोर्स आपको टेस्ट सारे समझ आ गए होंगे, बट किसने टेस्ट दिए थे जो कि एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन टेस्ट वाज गिवन बाय वुड्सवर्थ, और द फाउंडर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट वाज स्टैनले हॉल। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी वाज गिवन बाय विलियम वुंट, एंड केस स्टडी मेथड वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। एमएमपीआई इज योर मिनेसोटा मल्टीफिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी विच वाज गिवन बाय हाथवे एंड मैकिनले इन 1943, जिसमें आपके पास में 550 आइटम्स होती हैं जिसमें येस और नो आपको बताना होता है। एमएमपीआई 2 आया था जिसमें कांट से भी ऐड हो गया था कि अगर आपको येस और नो में नहीं समझ आ रहा है सो यू कैन ऑल्सो टेक कांट से ऑप्शन। ठीक है, देन 16 पीएफ विच वाज गिवन बाय
रेमंड कैटल, और जो आपका ट्रेड्स मेजर करता है ऑफ कोर्स। फिर आपका आ गया था रेटिंग स्केल, जो रेटिंग स्केल वाज गिवन बाय गिलफोर्ड एंड फ्रीमैन, जिसमें क्या होता है आपका अगर 1 से 3 आ रहा है विच इज बैड, एवरेज, गुड, मतलब ऑप्शंस होते हैं, और 1 से 7 में आपका रॉन्ग, बैड, सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वगैरह होता है। रेटिंग स्केल हर तरीके का हो सकता है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। फिर आ गया आपका सोशियोमेट्री स्केल, दैट वाज गिवन बाय जे एन मोरेनो इन 1946। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट सिगमंड फ्रूइड ने दिए थे। साइको एनालिटिकल जहां पे आ जाएगा दैट इज ऑल गिवन बाय सिगमंड फ्रूइड, जिसमें उन्होंने फ्री एसोसिएशन टेस्ट दिया था, ड्रीम एनालिसिस टेस्ट दिया था, टू असेस द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इफ एनी। फिर है हु इज द फादर ऑफ क्वेश्चनर, इट इज सोक्रेट, एंड ऑब्जर्वेशन मेथड वाज गिवन बाय जे बी वॉटसन। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पेजेस, क्योंकि 3 से 4 एमसीक्यूज इससे पक्का भाई, मतलब उससे भी ज्यादा। मैंने काफी शॉर्ट में लिखा हुआ है जो ये सब है, आप इनके बारे में बड़ा लिख सकते हो कि किसने दिया था, कब दिया था, और होता क्या है। ठीक है, और जब तक आपको फिर वो याद हो जाएगा तब तक आप उनको बड़ा नोट्स बना के रखना, अदरवाइज आप उनको शॉर्ट में ऐसे लिख के बना सकते हो, जस्ट द हेडिंग। इसके अलावा रॉश इंक ब्लॉट टेस्ट वाज गिवन इन 1921, जिसमें सेम जो मैंने बताया 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 रेड होते हैं, 3 मल्टी कलर होते हैं, और उन्हीं में आपका जो इंक डाल के आपको बताना होता है सबकॉन्शियसली कि आपको क्या दिख रहा है उसका, जो इंक से जो भी डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, टीएटी जो आपका दिया था दैट वाज गिवन मॉर्गन एंड हेनमरी, मैंने बता दिया मरे, जिसमें आपके पास में 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 30 में पिक्चर होता है और एक ब्लैंक होता है, और ये उन्होंने डिवीजन करा था कि 7 मेल के पास 7 मेल्स के लिए होते हैं, 7 फीमेल के लिए, 1 बॉय गर्ल के लिए, 1 मैन और वुमेन बोथ के लिए, 4 चारों के लिए ही, और 10 एनीवन के लिए। ठीक है, बट ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है। बेसिकली टीएटी में उन्होंने 30 पिक्चर्स दी थी, जिसमें वो हर एक पिक्चर को दिखा के बोलते हैं कि आपको इस पिक्चर से क्या समझ आया, और एक वो ब्लैंक भी रखते हैं कि जस्ट इन केस की अगर आपको अपनी पिक्चर कोई बनानी है जिससे वो उनका सबकॉन्शियस माइंड को जान सके। ठीक है, सीएटी वाज गिवन बाय डॉक्टर बेलेक, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट वाज गिवन बाय मॉर्गन एंड गेर, और फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वाज गिवन बाय यंग, फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट वाज गिवन बाय रॉडे एंड हिदरत। ठीक है, सो ये आपका डन है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू सोशल डेवलपमेंट विच वाज गिवन बाय हर्लॉक, जिसमें हम पढ़ेंगे जो सोसाइटी होती है, मतलब सोसाइटी आपका जो सिस्टम होता है, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो, मैक्रो, क्रोमो, और एजेंट्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, इनएक्टिव एंड पैसिव। ओके, बाय।